ये 11th क्लास के हाफ ईयरली के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। ये फर्स्ट बुक के क्वेश्चंस हैं, इनको आप तैयार करिएगा। इनमें से आपको काफ़ी क्वेश्चंस पेपर में मिलने की संभावनाएं हैं। यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है भौतिक राशियों की विमाएँ। तो जितनी भी भौतिक राशियाँ हैं सबकी कोई ना कोई विमा होती है, तो आपको उनकी विमाएँ याद होना चाहिए, जैसे पृष्ठ तनाव, आवेग, संवेग, प्लांक नियतांक। ये जो भौतिक राशियाँ हैं जितनी भी उनकी विमाएँ मालूम होना चाहिए। फिर इस पर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि दो ऐसी भौतिक राशियाँ लिखिए जिनकी विमाएँ समान होती हैं। तो वो दो भौतिक राशियाँ आपको मालूम होना चाहिए। या क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि दो भौतिक राशियाँ लिखिए जिनकी कोई विमा नहीं होती है। तो कोण और विकृति, ये दो भौतिक राशियाँ ऐसी हैं जिनकी कोई विमा नहीं होती है। ये फर्स्ट क्वेश्चन में आपको भौतिक राशियों की विमाएँ लिखना होंगी। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक या जो भी जितनी भी विमाएँ मैंने आपको बताई हैं। उसके बाद विमाओं के उपयोग। तो विमाओं के उपयोग में सबसे पहला उपयोग जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो नियतांक होते हैं ए बी सी डी, कोई भी समीकरण दे रखी है उसमें जितने भी नियतांक हैं उन नियतांकों की विमाएँ निकालना होती हैं तुलनात्मक अध्ययन करके। फिर सेकेंड क्वेश्चन में एक क्वेश्चन दिया है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, और दूसरा क्वेश्चन दिया एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। इन समीकरणों की विमाओं की सहायता से या विमीय विधि से इनकी सत्यता की जांच करना है, यानी हमें ये देखना है कि ये समीकरण सही हैं या नहीं। और अगर ये समीकरण सही हैं तब तो हम ये लिख देते हैं कि समीकरण सही है, दोनों की विमाएँ बराबर आएंगी। और अगर ये समीकरण सही नहीं है, क्वेश्चन ये हो टी इज इक्वल टू 2 पाई एल अपॉन जी, अंडर रूट ना लगा हो, या इस क्वेश्चन में एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर की बजाय एम वी अपॉन आर हो, वी पर स्क्वायर ना लगा हो, तब ये समीकरण गलत हो जाएंगी। तो हमें इनकी समीकरण की सत्यता की जांच करना है। उसमें हम देखेंगे कि ये समीकरण सही नहीं आई हैं, तो अब विमाओं की सहायता से इनका सही रूप ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। मैंने आपको 7-8 क्वेश्चन इस पर बताए हैं, तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन एक आप तैयार करेंगे। उसके बाद बल को न्यूटन से डाइन में बदलना, या 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होता है। विमाओं की सहायता से हमें ये देखना है कि न्यूटन में कितने डाइन्स होते हैं और जूल में कितने अर्ग होते हैं, ये क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाएं, अदिश और सदिश राशियाँ क्या होती हैं और इनके उदाहरण दीजिए। कम से कम 3 उदाहरण मालूम होना चाहिए, 3 अदिश राशियाँ और 3 सदिश राशियाँ। उसके बाद मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल्स बताए हैं। ये एक न्यूमेरिकल मैंने फॉर एग्जाम्पल के तौर पर लिख दिया है। ए की वैल्यू दे रखी है 3i + 2j - 2k, और बी वेक्टर दे रखा है 2i + j + k। इन दोनों में a डॉट b का मान निकालना है, यानी दोनों वेक्टरों का स्केलर गुणन निकालना है, और a क्रॉस b यानी दोनों वेक्टरों का वेक्टर गुणन निकालना है। इन दोनों के मान निकालना है। ये दोनों एक साथ भी पूछे जा सकते हैं और अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद स्केलर गुणन के गुण क्या होते हैं, स्केलर गुणन के गुण मालूम होना चाहिए। जो मैंने आपको बताया है कि स्केलर गुणन क्रम विनिमय होता है, कम्यूटेटिव होता है, यानी वितरण के नियम का पालन करता है, और यूनिट प्रोडक्ट की जो मैंने आपको बताया वो आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद बल आघूर्ण और जड़त्व आघूर्ण की परिभाषाएं, मात्रक और विमा, ये मालूम होना चाहिए। रेखीय वेग किसे कहते हैं, कोणीय वेग से क्या समझते हो, रेखीय त्वरण क्या होता है, कोणीय त्वरण क्या होता है, और इनके सूत्र मालूम होना चाहिए, सूत्र और इनकी विमाएं। ये आपका 3rd चैप्टर तक का कंप्लीट है। उसके बाद रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध क्या होता है, v = r ओमेगा, या इसी पर एक क्वेश्चन बनता है रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में क्या संबंध होता है। ये दोनों क्वेश्चन आपके तैयार होना चाहिए। उसके बाद घूर्णन गतिज ऊर्जा, जो हमारी रेखीय गतिज ऊर्जा होती है उसको हम फॉर्मूला उसका होता है k = ½ mv²। यहाँ पर जो फॉर्मूला घूर्णन गतिज ऊर्जा के लिए निकालते हैं वो आता है k = ½ I ω², जहाँ I जड़त्व आघूर्ण होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मोड़ पर मुड़ते समय साइकिल सवार एक ओर को क्यों झुक जाता है। जब कोई भी साइकिल सवार मोड़ पर मुड़ता है तो मोड़ के केंद्र की ओर झुक जाता है, क्योंकि उस मोड़ पर घूमने के लिए उसका पथ वृत्ताकार हो जाता है, और वृत्ताकार पथ पर घूमने के लिए अभिकेंद्र बल चाहिए होता है। तो अभिकेंद्र बल प्राप्त करने के लिए वो अपने आप को मोड़ के केंद्र की ओर झुका लेता है। इसमें एक फॉर्मूला हमने प्राप्त किया था tan θ = v²/rg, वो पूरा ड्राइव करके लाना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकेंद्र त्वरण, इससे क्या समझते हो,
और इसका जो फॉर्मूला है a = v²/r, ये आप लोगों को डिराइव करना है। इसके बाद ग्रहों के संबंध में केपलर के नियम, ये तीनों नियम ये याद होना चाहिए। तीसरा नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है, ये भी मालूम होना चाहिए। फिर न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या होता है, जो मैंने आपको बताया कि दो हैवी बॉडीज हों या दो लाइट पार्टिकल्स हों, उनके बीच में एक आकर्षण बल लगता है और उसका फॉर्मूला होता है F = G(m1m2)/r²। तो ये जो कैपिटल G होता है, इसका मान, मात्रक और विभव ये तीनों आपको मालूम होना चाहिए। कैपिटल G को हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं और स्मॉल g ये गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। तो स्मॉल g और कैपिटल G में संबंध क्या होता है, ये आपको पढ़ाया है, ये आपको मालूम होना चाहिए। फिर पृथ्वी तल से जब हम ऊपर जाते हैं या पृथ्वी तल से नीचे जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण पर कुछ प्रभाव पड़ता है उसके मान पर। चाहे हम पृथ्वी तल से ऊपर जाएं या हम पृथ्वी तल से नीचे जाएं, दोनों ही स्थितियों में g का मान कम हो जाता है। इसको डराइव करेंगे, इसकी गुरुत्वीय त्वरण के लिए सूत्र निकालेंगे और उस सूत्र से हम दिखाएंगे कि पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता जाता है, घटता जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, उपग्रह का कक्षीय वेग। तो उपग्रह क्या होते हैं, हम जानते हैं कि जो पिंड ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं वो उपग्रह कहलाते हैं और जो पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो ग्रह कहलाते हैं। तो हमें उपग्रह का कक्षीय वेग निकालना है, इसका ये डेरिवेशन करना है, पूरा ड्राइव करके लाना है। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं इंपॉर्टेंट के तौर पर, इनको आप ज़रूर तैयार करिएगा।